जय हिंद दोस्तों। हम बहुत दिनों से आपके सामने कुछ चीज़ें लेकर आना चाह रहे थे। काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स थे हमारे पास, काफ़ी सारे लोग हमसे चाह रहे थे कि हम इस विषय पर वीडियो बनाएँ। तो हमने कहा चलो ठीक है, इस पे अपन काम करते हैं। तो हमारे पास जो पीडीएफ थी, है ना? उस पे हमने काम किया और हम आपके सामने लेकर आए कैडर रिव्यू। उससे पहले हम समझ लें कि कैडर रिव्यू की जो रिपोर्ट है, ये बनाई गई है डॉक्टर अनीता गोविंदराज जी के द्वारा, जो कि एडवाइज़र हैं सेंटर फॉर नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट और डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस में। किस इंस्टीट्यूट में? आईजीजी मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस में, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ आईजीजी में। ठीक है, इन्होंने जो कैडर रिपोर्ट बनाई थी, वो बनाई थी कैडर रिस्ट्रक्चरिंग फॉर द ऑफिस ऑफ सीएलआर। यानी कि जो ऑफिस ऑफ सीएलआर है, सीएलआर का जो ऑफिस है, आयुक्त भू अभिलेख का ऑफिस है, सॉरी, तो उसके अंतर्गत कैडर जो होते हैं उसका रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, उसकी रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तावित रिपोर्ट बनाई थी। काफी डिटेल्ड और काफी बड़ी रिपोर्ट है ना? तो हमने उसको थोड़ा बहुत जितना हमको समझ में आया, जितनी हमारी शक्ति थी उतना हमने उसको पढ़ा और उस पर काफी काम करने के बाद जो हमको समझ में आया थोड़ा बहुत, उस हिसाब से हम आपके पास ये रिपोर्ट लेकर आए, है ना? ओवरऑल ये लगभग 97 पेजों की रिपोर्ट है, पर मोटा मोटा इसमें आप देखेंगे तो 22 से 23 पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद काफी सारी थ्योरी है, काफी सारा रिसर्च है, एनालिसिस है, पूरा हार्ड वर्क है। तो बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। जब आप रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है ना? तो हम आपको सबसे पहले हल्का हल्का एक ओवरव्यू दे देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि कैडर रिव्यू क्या है, क्यों किया जा रहा है ना? क्योंकि इस समय मध्य प्रदेश में खासकर रेवेन्यू के लोग काफी ज्यादा उत्सुक हैं और अन्य विभाग के लोग काफी ज्यादा कह रहे हैं कि ये पटवारी लोग कैडर रिव्यू हो जाएगा, कैडर रिव्यू हो जाएगा। कैडर रिव्यू हो तो जाएगा, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन क्यों हो जाएगा और क्या है? ठीक है, इस विषय पर अपन थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। अब हम बात कर रहे थे कैडर रिव्यू की। कैडर रिव्यू से पहले जो हमने आपको रिपोर्ट बताई, तो ये जो रिपोर्ट बनाई गई थी, इसके पीछे सबसे पहले जो सीएलआर साहब थे, तब जो सबसे शुरुआती, मतलब ये रिपोर्ट की जब स्थापना हुई थी, क्या कहते हैं, प्रस्तावना का काम चालू हुआ था, तो सबसे पहले जो थे एम सेल्वेंद्रम साहब ने शुरू करवाया था इसको। उसके बाद इसमें सपोर्ट मिला आपके मनीष रस्तोगी सर का, जो पीआरसी थे। फिर ज्ञानेश्वर पाटिल साहब का। ज्ञानेश्वर पाटिल साहब के बाद हाल में जो लास्ट थे आपके लास्ट पीआरसी थे जीवी रश्मि मैडम का, उनका काफी सपोर्ट मिला, तब ये रिपोर्ट प्रॉपर रिसर्च के साथ तैयार हुई, है ना? तो हम आपको कैडर के रिव्यू से पहले एक बार बता देते हैं पटवारी। इस पूरी रिपोर्ट का जो केंद्र है वह है पटवारी। पटवारी क्यों? क्योंकि जैसे कि मैडम है डॉक्टर अनीता मैडम, तो वो किस चीज से बिलोंग करती है? आपका डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस का मतलब होता है कि जो की गवर्नेंस है सेंट्रल में, या जो सबसे ऊपर जो है, उसकी की गवर्नेंस को, उसके जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली बिल्कुल छोटी यूनिट, स्मॉलर यूनिट तक पहुंचाना, ताकि काम आसानी से किया जा सके। ठीक है, तो इनका उद्देश्य था ग्राम पंचायत तक जाना, है ना? तो इसके हिसाब से कैडर रिव्यू जो फाइल है, जो प्रोजेक्ट है, जो रिपोर्ट है, इसके हिसाब से भविष्य, किसका भविष्य? सीएलआर का भविष्य, सीएलआर ऑफिस का भविष्य, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भविष्य, या ग्राम पंचायतों का भविष्य सिर्फ और सिर्फ पटवारी के सुदृढ़ता पे निर्भर करता है। पटवारी को स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस किया है इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में जो भी चीजें दी गई हैं वो केवल एक प्रपोजल्स हैं, है ना? अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हुए हैं, इसलिए ये कंफ्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं लोगों के दिमाग में। तो हमने कहा इस पे एक अपन हल्की फुल्की चर्चा कर ले। ठीक है, तो हम आते हैं पटवारी पर। अब पटवारी क्या होता है, इस विषय पर काफी सारे आपको मीम मिल जाएंगे, काफी सारे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। और पटवारी एक लोगों ने वो बना दिया है, एक प्रकार से एक ब्लैक फिगर, है ना, कि ये ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पटवारी का जो बेसिक काम है वो है, आज की डेट में कहा जाए तो लैंड रिकॉर्ड मैनेजर है। लैंड रिकॉर्ड मैनेजर कैसे है कि सिर्फ ये लैंड का और लैंड से जुड़े रिकॉर्ड्स को मैनेज करने का काम करता है। पटवारी का काम है कि जो पूरा भू अभिलेख है, जो भूमि संसाधन है, जो उसके अभिलेख है ना, जो आपका अपडेट है, जो पुराना रिकॉर्ड है, उसको प्रॉपर रखना और समय समय पर उसको अद्यतन करते रहना, ताकि जमीन से संबंधी कोई भी कार्य कभी भी पुराना ना हो, मतलब पुराना कह रहा हूँ, उलझन न क्रिएट हो, और साथ ही कंफ्यूजन न क्रिएट हो, है ना? किसी प्रकार की कंफ्यूजन या जो सस्पेंस है वो क्रिएट ना हो। तो ट्रांसपेरेंसी रिकॉर्ड्स के बीच में मेंटेन करना, प्लस समय समय पर अपडेट करना, ताकि डिजिटलाइजेशन,
यानी कि जो डिजिटलाइजेशन है, DILR-MP आपने सुना होगा, DILR-MP जो चल रहा है वर्तमान में, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये चल रहा है ताकि पूरा अभिलेख ऑनलाइन आ सके आसानी से। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो है पटवारी का, क्योंकि ग्राउंड फिगर कौन है? पटवारी है। तो वर्तमान समय में जो पटवारी जी हैं, है ना, इनका जो वेतन उन्नयन हुआ तो बहुत पहले हुआ था, इसलिए आपने देखा होगा, बीच में सुना भी होगा काफी सारी चीजें कि पटवारी को लेकर लोगों के मन में एक हाइप रहती है थोड़ी सी, कि पटवारी का पेपर में तो क्रेज रहता है, एग्जाम में लोगों को लगता है कि पटवारी जी की नौकरी, मतलब ठीक है जो भी है, इसके बहुत सारे एक्सेप्शन है, इस पर अपन ना ही बात करें। बेसिक सी सिंपल सी बात यह है केवल कि, एक मिनट, तो हाँ, हम कहाँ पर थे? पटवारी की बात कर रहे थे। तो पटवारी जो है वो फर्स्ट स्टेप नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है रेवेन्यू का, है ना। और ग्राम पंचायत स्तर पे वह एक ऐसा व्यक्ति है, वह एक ऐसा पद है जिसके माध्यम से सारी जानकारियां जाती हैं। ये एक डोर है, इसके पीछे गवर्नमेंट है और यहाँ पर पब्लिक है, और जो पटवारी जी हैं वो ये डोर है जिसके माध्यम से डेटा का, नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है और संकलन होता है, इकट्ठा होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि कैडर रिव्यू क्यों किया गया। अब कैडर रिव्यू इसलिए किया गया क्योंकि पटवारी जी की जो वेतन है ना, पटवारी जी की जो वेतन है बहुत ज्यादा कम है। इसलिए कम है, उसका कारण है, उसके अब क्यों बढ़ी, कब बढ़ी, किसकी बढ़ी, वो सब हम बात नहीं करते, हम बेसिक सी बात करते हैं कि जब पटवारी जी की नियुक्तियां हुई थी, है ना, जब बहुत शुरुआत हुई थी, तब वो 10th बेस था, फिर बाद में 12th बेस हुआ, 12th बेस के बाद ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद प्लस PGDCA मांगने लगा, फिर PGDCA की जगह पर अब फिर CPCT मांगने लगा, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन के बाद प्लस PGDCA, फिर ग्रेजुएशन के साथ CPCT, अब आने वाले समय में जो भी मांगे। लेकिन जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो तब भी यही था, आज भी यही है ना, और अब पता नहीं आगे उसको सुधारा जाना चाहिए। क्यों सुधारा जाना चाहिए? क्योंकि पटवारी के बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है या जो पदोन्नति होती है वो RI पद पर होती है, जो कि बहुत ज्यादा लिमिटेड है। यानी कि यदि 10,000 पटवारी हैं तो उनमें से मुश्किल से 50 या बहुत से बहुत 100, ठीक है, तो आप परसेंटेज निकालेंगे तो 1% से के आसपास केवल प्रमोशंस के चांस हैं, ठीक है। तो अब इस कारण से ही इसको जो है नई प्रमोशन मिल पा रहा था। जब प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था तो इसको जब पढ़ा गया, अच्छे से देखा गया, तो इसमें एक चीज देखी गई कि यदि हम इनको प्रमोशन नहीं दे सकते समय समय पर तो हम इनको दूसरे लाभ दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं पटवारी की सैलरी। तो जो पटवारी जी की सैलरी होती है, यानी कि वेतन होता है, वेतन बनता है उनका बेसिक से प्लस DA से, ठीक है, प्लस HRA से, प्लस FTA से, प्लस आपके एग्रीस्टेक से, और प्लस लगा लेंगे, एक चीज और लगा लेते हैं तो स्टेशनरी से, ठीक है। इसका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है सैलरी देखने में, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इनके देखेंगे तो अभी तो HRA अभी रिवाइज हुआ है गवर्नमेंट का। इसके पहले पटवारी लोगों को, ज्यादातर लोगों को HRA मिलता था 258 और FTA मिलता था 300 रुपए, ठीक है। तो 300 रुपए में महीने भर का पेट्रोल और 258 रुपए महीने भर रहने के लिए मिलता था। तो अब तो खैर गवर्नमेंट ने इसको रिवाइज कर दिया और ये 5% ऑफ बेसिक कर दिया है, पर फिर भी पटवारी को जो बेसिक है वो बहुत ज्यादा कम है, इसलिए इसको रिवाइज किया गया। प्लस अब ये तो हमने समझा, आपको क्या बताया हमने? वेतन। अब वेतन का मतलब होता है वेतनमान। वेतनमान यानी कि जिस वेतनमान पे, बेसिक पे, ठीक है, बेसिक पे, जिसपे किसी पटवारी की नियुक्ति होती है और नियुक्ति के समय जो उसको तय किया जाता है कि तुमको इतनी सैलरी मिलेगी या इतना बेसिक पे मिलेगा, इसी बेसिक पे के आधार पे बाकी सारी चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। ये हो गया एक वेतनमान। फिर एक समय अवधि पूरी करने पर उसको क्या मिल जाता है? अगले क्रम का, अगले क्रम की वेतन, अगले क्रम की बेसिक पे, ठीक है, यानी उसका बेसिक पे रिवाइज हो जाता है, तो वो हो जाता है आपका क्रमोन्नति, ठीक है। क्रमोन्नति यानी कि एक फिक्स पीरियड के बाद बेसिक पे का रिवीजन, ठीक है। यदि मान लीजिए किसी कारण से समय अवधि में, जैसे हमने बताया, फिक्स जो प्रमोशंस होते हैं, और यदि उसको क्रमोन्नति की जगह पे, क्रमोन्नति इसलिए मिल रही है क्योंकि उसको क्या नहीं मिली? पदोन्नति नहीं मिली। लेकिन यदि उसको समय से सब कुछ ठीक रहा, एग्जाम निकालता है, कोई भी कंडीशन पूरी करता है और उसको मिल जाती है वहां पर क्या? पदोन्नति, ठीक है, ये मिल जाती है प्रमोशन।
तो हमने देखा पटवारी की वेतन, पटवारी का वेतनमान, क्रमोन्नति, पदोन्नति, ठीक है। और इसमें क्या जाता है, वेतन वृद्धि तो पता ही होगी आप सभी लोगों को, शासकीय कर्मचारी को जो उसका बेसिक होता है ना, वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट, ठीक है। ये कैरियर प्रोग्रेशन कहलाता है एक प्रकार से, कैरियर प्रोग्रेशन, या इसको आप कह सकते हैं एश्योर्ड प्रोग्रेशन। ये हो गया आपका प्रमोशन, ये हो गया आपका बेसिक पे या पे बैंड, पे मैट्रिक्स, ठीक है। वेतन वृद्धि यानी इंक्रीमेंट, ये होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बेसिक पे का 3% हर साल, जो कि 1 जनवरी या 1 जुलाई के स्लैब में लगती है, जो भी कर्मचारी इसको चुनते हैं उस हिसाब से। तो ये हमने आपको बताई बेसिक सी चीजें। अब ये सब जानने के बाद, समझने के बाद, वर्तमान में पटवारी जी को 2100 ग्रेड पे मिलता है, उसके 10 साल बाद 2400 ग्रेड पे मिलता है, उसके 10 साल बाद 2800 ग्रेड पे मिलता है, उसके 10 साल बाद 3200 ग्रेड पे मिलता है। शासन के नियम अनुसार एक समय अवधि 10 साल, 20 साल और 30 साल पूरी करने के बाद, ठीक है, वेतनमान अगले क्रम का मिलना चाहिए, जो शासन कहती है अगले क्रम या अगले पद का मिलना चाहिए। प्रमोशन नहीं हो पाया तो इसलिए उसको अगले क्रम की क्रमोन्नति मिलती है, समयमान वेतनमान जिसको हम कहते हैं, ठीक है। समयमान वेतनमान यानी कि एक समय के बाद जो वेतनमान रिवाइज किया जाता है वो। अब ये जो मिल रहा है ये अगले किसी क्रम का नहीं है, ये जो मिल रहा है ये अगले किसी क्रम का नहीं है। तो यहाँ पर आ गई विसंगति, किस चीज की, वेतनमान की विसंगति। तो गवर्नमेंट ने इन सब चीजों को सुधारने के लिए और पटवारियों को सुदृढ़ करने के लिए, सुदृढ़ क्यों, तो ये तो हम आपको सिर्फ पटवारी की बेसिक बातें बता रहे थे, है ना। समयमान के बारे में हमने आपको बताया, वेतनमान के बारे में बताया, पदोन्नति, क्रमोन्नति, वेतन वृद्धि, क्योंकि ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब हम कोई भी नौकरी करें तो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज और बता देते लगे हाथ, ताकि आपको जब हम वो समझाएंगे पे फिक्सेशन, तो ये जब हम बताएंगे आपको तो वो आपको समझ में आए। मान लो आज हमारी सैलरी जो है 27,700 है, ठीक है, बेसिक पे हमारा, ये बेसिक पे है 27,700। अब हमको अगली जो हमारी ईयर ऑफ सर्विस है ना, ये जो आपका हम बता रहे थे पदोन्नति क्रमोन्नति वाला कॉन्सेप्ट, वो भी 2 टाइप से लगता है। एक लगता है कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विसेज पे, ठीक है, ईयर ऑफ सर्विस पे बेस्ड होता है जो, और एक लगता है प्रमोशन बेस्ड पे। यदि कंटिन्यूस सर्विस के बेस पे है तो यदि 9वें साल पे प्रमोशन मिला तो भी अगला जो समयमान मिलेगा, जो अगला फिक्सेशन मिलेगा वो 20 पे ही मिलेगा। लेकिन प्रमोशन बेस्ड है यदि ये, तो 9 पे मिला तो 9 के 10 साल बाद यानी कि 19 साल पे प्रमोशन मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट में मैक्सिमम जगह पे अभी यही लागू है और कुछ जगह पे ये लागू है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग उस हिसाब से। बाकी फिलहाल तो 10, 20, 30 का ही सिस्टम चलता है, ठीक है। कुछ जगह पे सर्विस पूरी करने पे चौथे समयमान का अनुशंसा भी की गई है। तो ये हम समझे बीपी, बेसिक पे की बात, ठीक है। अब होता क्या है, जब हमारी 10 साल की सर्विस पूरी होगी, मान लेते हैं हमारे 10वें साल की सर्विस में हमको ये हमारा बेसिक था, ठीक है, ये हमको बेसिक पे मिल रहा है 10वें साल की सर्विस में। अब जब हम 11वें साल की सर्विस पे जाएंगे तो हमको मिलेगा समयमान। मान लो 2800 ग्रेड पे हुआ, तो 2800 ग्रेड पे में इसको फिक्स किया जाएगा। इसको फिक्स कैसे करते हैं, इसको उठाएंगे और उसका जो पे बैंड मैट्रिक्स है 7वें वेतन आयोग में, है ना, तो 7वें वेतन आयोग में जो इसका पे मैट्रिक्स है, उस पे मैट्रिक्स में देखा जाएगा कि ये कहाँ पर लाई करता है। यदि 27,200 है या 27,900 है मान लेते हैं, तो जो मिलेगा वो नेक्स्ट वाला फिक्स कर दिया जाता है। फिर इसको सेट करके यहाँ पर इस हिसाब से आपका सैलरी तय हो जाती है, ठीक है। तो 7वां वेतन आयोग क्या था, 7वां वेतन आयोग जो है 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, जो कि प्रभावित हुआ था 2017 में, जिसकी अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2025, यानी कि 1 जनवरी 2026 से आपका 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, इसमें आपके जो 7वां वेतन आयोग था, इसमें पे बैंड और पे मैट्रिक्स को खत्म कर दिया गया था, वो पे बैंड और ग्रेड पे को खत्म किया था। 7वें वेतन में पे बैंड और ग्रेड पे को खत्म करके पे मैट्रिक्स लागू किया गया था, ठीक है, 7वें वेतन आयोग में। प्लस इसमें एचआरए को रिवाइज किया गया था। उसके बाद कई और अलाउंसेस को मर्ज करके मतलब सरल अलाउंस बना दिए गए थे, सिंपल अलाउंसेस बना दिए गए थे। पेंशन सुधारी गई थी, पेंशन का सुधार किया गया था इसमें, और लगभग इसमें जो आया था आपका मिनिमम सैलरी 7,000 कर दी गई थी और अधिकतम सैलरी 2.5 लाख कर दी गई थी सेक्रेटरी लेवल की, कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल की। और क्या एक चीज और थी, हाँ, 2.57
2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, यानी कि बेसिक पे का इतना लागू कर दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे 8वां वेतनमान आएगा, तो 8वां वेतनमान में अभी जो देखा जा रहा है फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.46 अनुमानित है, कि जो आपकी सैलरी अभी बेसिक मिल रही होगी उस पर इतने का गुणा करके बेसिक सेट हो जाएगा। प्लस आपका जब 8वां जब भी वेतन आयोग आता है उस कंडीशन में आपका क्या किया जाता है, ये रिवाइज करने के बाद आपका महंगाई भत्ता 0 कर दिया जाता है, सेट, इसको 0 सेट कर दिया जाता है। ठीक है, और नया बेसिक पे सेट हो जाएगा। यानी जैसे आज आप 27,700 पा रहे हैं, तो इसमें यदि आप मोटा हिसाब करके मान लीजिए दुगना भी कर देंगे यदि, तो ये आपके आसपास 54,000 के आसपास आ जाएगी आपकी इन हैंड, मतलब ये इन हैंड बन जाएगा। बाकी सब वहां से डिलीट हो जाएगा, प्लस एचआरए वगैरह जुड़ जाएगा, डीए 0 हो जाता है। फिर समय समय के साथ डीए बढ़ता रहता है ना, महंगाई का भत्ता बढ़ रहा है, जैसे महंगाई बढ़ रही तो महंगाई भत्ता धीरे धीरे बढ़ता रहता है, फिर वो रिवाइज होकर सैलरी पे लग जाता है। 8वां वेतन लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को टारगेट किया गया है ना, इसमें 8वें वेतन में जिनको लाभ मिलेगा। ठीक है ना, ये एक हमने 8वां वेतन बता दिया, 7वां वेतन बता दिया, बेसिक सी बातें बता दी। अब हम वापस आ जाते हैं कैडर रिव्यू पे, वरना आप बोलोगे फालतू की बात बता रहा हूँ मैं आपको, पर ये सब बातें इसलिए जरूरी ताकि आपको समझ में आए कि कैडर रिव्यू क्यों किया जा रहा है। अब पटवारी जी का वेतन से कोई मतलब नहीं है, अपन बात करेंगे केवल वेतनमान की। हम बात करेंगे वेतनमान की। ठीक है, कैडर रिव्यू, तो कैडर रिव्यू का उद्देश्य है सीएलआर में पदस्थ पटवारियों, है ना, यानी कि ग्रुप ऑफ पटवारी, क्योंकि कैडर की बात कर रहे हैं तो समूह की बात कर रहे हैं, है ना, ग्रुप ऑफ पटवारी ऐसे समझिए, के पद की और सेवा की समीक्षा करना। ठीक है, कि शासन को कितने पदों की जरूरत है, क्या इसमें और होना चाहिए, और क्या क्या चीजें रह गई। ठीक है, तो अभी जैसे कि हमने आपको बताया वर्तमान समय में 2100, 2400, 2800, 3200 का ग्रेड पे मिलता है 10, 20 और 30 में। ठीक है, जो नया कैडर रिव्यू करता है वो कैडर रिव्यू का ये मानना है कि पटवारियों को आने वाले समय में सबसे पहला प्रस्ताव इन्होंने दिया कि आरआई पद को डाइंग कैडर मान लिया जाए, ये प्रस्तावित है अभी, है ना, आरआई को क्या मान लिया जाए, डाइंग कैडर मान लिया जाए, और इनका कार्य पटवारियों को सौंपा जाए। जब पटवारियों को इनका कार्य सौंपा जाएगा तो ऐसे नहीं सौंपा जाएगा, इसका क्या विधिवत क्या दिया जाए इनको, प्रशिक्षण। किन किन चीजों का प्रशिक्षण देने की बात चल रही है यहाँ पर, जीआईएस की, आईटी एनेबल्ड सिस्टम्स की, ठीक है, सर्वे की और कार्टोग्राफी की। ठीक है, ये जो है ट्रेनिंग देने की बात चल रही है कि यानी इनको पहले ट्रेनिंग दी जाए, फिर इसको रिवाइज किया जाए। क्या रिवाइज किया जाए, इसको रिवाइज करके आपका सबसे पहले शुरू किया जाए किससे, आपका 2100 से ही शुरू किया जाए मान लेते हैं, यहाँ पर बेसिक चेंज नहीं किया इन्होंने। इसके बाद 6वें साल में 2800, उसके 8 साल बाद, ठीक है, 6 के बाद 8 साल, यानी कि यहाँ पर देखेंगे सीधा सीधा तो 14 साल बाद कितना मिलना चाहिए, 3600। ठीक है, 3600 के बाद अगला जो है 8 साल बाद, यानी कि यहाँ पर कितना, 14, 8, 6, 8, 14, 14 और 10, सॉरी, है ना, 24, ये 24 साल बाद कितना, 4200 मिलना चाहिए। तो इसमें एक और प्रस्ताव भी जोड़ने की चल रही है चर्चा कि इसी को 10 और कर दें यदि, तो यहाँ पर जो भी नेक्स्ट बनता हो 5200 का एसडीएम का, या जो भी सर्विसेज के हिसाब से गवर्नमेंट तय करेगी वो, तो ठीक है, वो गवर्नमेंट का नॉर्म है, हम तो सिर्फ प्रस्ताव बता रहे हैं आपको भी कि ये प्रस्तावित है। तो ये जो डिस्पैरिटी है, इस डिस्पैरिटी को इस प्रस्ताव में दूर किया गया, इसलिए आप देखेंगे जो पटवारी संवर्ग है या जो हम सभी लोग हैं, शासकीय कर्मचारी जितने भी राजस्व के हैं, वो इसका समर्थन करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके जो नुकसान है, नुकसान मतलब इन द सेंस है कि इसमें डायरेक्ट सीधा सीधा ये बात आ जाती है कि पद खत्म हो जाएंगे, तो ये जो है ये तो कहलाएगा पटवारी। ठीक है, ये कहलाएगा आपका सीनियर पटवारी,
ये कहलाएगा सेक्टर पटवारी और ये कहलाएगा सीनियर सेक्टर पटवारी। ठीक है, तो प्रमोशन नहीं रहेंगे, सीधे सीधे सबके सब केवल आपके एससी से रिवॉल्व होंगे, है ना। ईयर ऑफ सर्विसेज के हिसाब से पटवारी सीनियर पटवारी हो जाएंगे, सीनियर पटवारी फिर सीनियर सेक्टर पटवारी हो जाएंगे, सेक्टर पटवारी हो जाएंगे और सेक्टर पटवारी सीनियर सेक्टर पटवारी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका मेन फंडा है। अब इसको जो है इसी के आधार पे, इसी कैडर रिव्यू पे जो फाइल है, प्रोजेक्ट है आपका, वो ये डिस्कशन करता है कि इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए इसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशंस है उसको चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया? उसमें कंप्यूटर को प्राथमिक रूप से जोड़ा गया, प्लस मतलब जोड़ा जाएगा, ये जो प्रस्तावित है जब ये लागू हो जाएगा तो पटवारी केवल ग्रेजुएशन प्लस सीपीसीटी नहीं लगेगा, फिर उसको सर्वे उसके क्वालिफिकेशन में आना चाहिए, आईटी उसके क्वालिफिकेशन में होगा, है ना, जीआईएस उसके क्वालिफिकेशन में होगा। इनके नॉलेजेस कंपलसरी रहेंगे और जो लोग पहले से हैं उनके लिए इनकी ट्रेनिंग कंपलसरी रहेगी। इनकी ट्रेनिंग के बाद ही उनको आरआई वाला एक्स्ट्रा काम करवाया जा सकेगा, ये कैडर रिव्यू कहता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे कैडर रिव्यू फोकस करता है कि प्रति पंचायत पर, ग्राम पंचायत पर एक पटवारी होना अनिवार्य है और शहरी क्षेत्रों में 30,000 से 40,000 की आबादी पर एक पटवारी होना अनिवार्य है। ये जो प्रस्ताव है इसी के आधार पे उस समय जब ये बना है कैडर रिव्यू का फॉर्मेट, 19,163 पटवारी थे, जिसके पदों को बढ़ाकर 23,807 यानी लगभग 4,787 पदों की बढ़ाई गई। ठीक है, यानी कि ये पद बढ़ाए गए। ये पद क्यों बढ़ाए गए? कैडर रिव्यू के आधार पे कि इस हिसाब से ग्राम पंचायत पर एक और शहरी क्षेत्र पर 30,000 से 40,000 आबादी है तो एक पटवारी होना अनिवार्य है। इस हिसाब से इतने पद और सृजन किए जाने चाहिए। ठीक है, और आरआई की डाइंग कैडर का मतलब यह है कि आरआई के जो पद भरे जाएंगे, ऐसा नहीं कि आरआई के पद नहीं भरे जाएंगे, आरआई के पद जो भी भरे जाएंगे वो केवल और केवल पटवारी से ही भरे जाएंगे, प्रमोट करके अलग से इनकी नियुक्तियां नहीं होंगी। और यही पटवारियों को ट्रेनिंग के बाद आरआई का कार्य सौंपा जाएगा। पद तो उन्हें सीनियर पटवारी सेक्टर पटवारी के प्रस्तावित कर ही दिया है। ठीक है, तो डिमार्केशन और सर्वे का काम कराया जाएगा। फिर कैडर रिव्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्तमान जो पद है पटवारी का उसकी समीक्षा करना, कितने कर्मचारी चाहिए शासन को उसकी गणना करना, उनकी योग्यता और कौशल क्या होना चाहिए, स्किल्स क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इस पे चर्चा करना, इसका रिपोर्ट तैयार करना और भविष्य की जरूरतें, जैसे आने वाले समय की जरूरतें क्या हो सकती हैं, एक पटवारी को या एक शासन को भविष्य में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी उसकी समीक्षा करना। ठीक है, तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या डेवलप होगी कि जो पुराने पद हैं जिनकी अब प्रासंगिकता नहीं है ना, वो खत्म किए जाएं, जिनकी जरूरत है उनको बढ़ाया जाए, जिनकी जरूरत है जैसे आईटी की जरूरत है, आज जीआईएस की जरूरत है, तो इनको बढ़ाया जाए या इसकी ट्रेनिंग देकर लोगों के अंदर ये स्किल्स डेवलप की जाए। फिर टेक्निकल जो स्किल्स है उनको और ज्यादा क्या किया जाए, एनशार्प किया जाए, उसमें और ज्यादा ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, ठीक है, ये हो गया बेसिक सी बात। अब जो पटवारियों को इसमें फायदा है या जिसके लिए वो कैडर रिव्यू की बात सबसे ज्यादा सपोर्ट करते मिलेंगे आपको, वो यही है कि बहुत समय तक क्या नहीं मिलता पटवारियों को, समयमान का लाभ, है ना। सबसे पहली चीज कैडर रिव्यू के फायदों में हम बात करें यदि तो समयमान, है ना। लंबे समय से नौकरी करने वाले पटवारियों को समयमान का लाभ नहीं मिलता, या जो लाभ मिल रहा हमने आपको बताया उसमें डिस्पैरिटी है। डाइंग चीजों का, डाइंग मतलब जो पद नहीं है, जो क्रम ही नहीं है, उस क्रम का वेतन मिलता है, वेतनमान मिलता है, तो उसको सापेक्ष में रखकर उसको रिवाइज किया जाना और उसको संशोधन करके सुधार किए जाने की जरूरत है। इसलिए समयमान में सबसे पहली चीज यही आती है कि अगला जो उनको वो मिलेगा इस रिपोर्ट में, कम से कम उनको अपने पटवारी को अपने उसके समयावधि में निश्चित रूप से 3 टाइम बाउंड एडवांसमेंट्स यानी कि समयमान मिलेंगे। ठीक है, जिसका मतलब है कि पदोन्नति यदि उसको नहीं भी मिलेगी तो उसको निश्चित सेवा अवधि पूरी करने के कारण अगले पद के समयमान मिल सकेगा। फिर अगला आता है वेतनमान, है ना। एक तो बात हो गई समयमान की, दूसरा आता है वेतनमान। वेतनमान यानी कि जो हमने आपको बताया बेसिक पे प्लस एक्स्ट्रा जो भी चीजें थी, ठीक है, इसमें जीआईएस और आईटी के हिसाब से जब उसको प्रशिक्षण प्राप्त होगा तो जो उसकी संरचना होगी वो भी उसी हिसाब से
रखी गई है, जो वेतन की संरचना होगी वो भी उसी हिसाब से रखी गई है। जो पुराने रेवेन्यू इंस्पेक्टर थे, जो हमारे राजस्व निरीक्षक थे, उनका कैडर खत्म करने से पटवारियों को उसमें जोड़ा जाएगा, जिससे कि बेहतर संरचना बनेगी विभाग की। ये वेतनमान का उद्देश्य रहेगा। फिर इसके बाद आता है पदोन्नति। पदोन्नति का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति को प्रमोशन नहीं भी मिलेगा तो इसमें सीधा सीधा वही पटवारी ऑटोमेटिकली उस समय पूरी करने के बाद सीनियर पटवारी, सेक्टर पटवारी और सीनियर सेक्टर पटवारी हो जाएगा। ठीक है, इससे जो परंपरा है वो बंद हो जाएगी। कौन सी? कि पद पे पदोन्नति जो आ रही है वो खत्म हो गया, तो कैडर क्या है, ऑटोमेटिकली ये सीनियर पटवारी, सेक्टर पटवारी ऑटोमेटिकली डिक्लेरेशन दे रहा है, ताकि कोई भी ये ना कहे कि हमारे इतने साल की सर्विस हो गई, हम पटवारी थे, पटवारी रह जाएंगे। ये कैडर रिव्यू का प्रस्ताव है। ठीक है, और समय समय पर इसमें प्रशिक्षण भी देंगे। किन किन चीजों का प्रशिक्षण का फोकस है पदोन्नति के लिए, या उसको जब पद का वो दिया जा रहा है तो जीआईएस, आईटी, सर्वे, डिमार्केशन और कार्टोग्राफी। ठीक है, इन चीजों का बढ़ावा दिया गया है। और क्रमोन्नति, क्रमोन्नति का मतलब यही है कि जो क्रमोन्नति, इसमें क्रमोन्नति और पदोन्नति लगभग एक हो जाएगी, क्योंकि पदोन्नति तो अब प्रमोशन का जो स्टेप्स है उसको लगभग बाइफरकेट कर देगा, जिससे कि जो पटवारी है वो समय अवधि पूरी करने पर 6 साल, फिर 8 साल, फिर 10 साल। ठीक है, ये जैसे जैसे समय अवधि पूरी कर रहे हैं, यानी सर्विस का 6, 14 और 24 साल पूरी कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली उनका क्रमोन्नति लगती जा रही है। क्या लगती जा रही है? क्रमोन्नति लगती जा रही है। तो क्रमोन्नति भी लग गई, उनका नाम चेंज होकर उनका प्रमोशन भी होता गया। ठीक है, और वेतनमान रिवाइज होता गया, जिससे उनका समयमान की दिक्कत नहीं आई। तो ये बेसिक सी और इम्पोर्टेंट चीजें थी। इसके अलावा कैडर रिव्यू में एक बार और हम आपको हल्का सा बता देते हैं। ठीक है, हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक बार हम आपको हल्का सा और बता देते हैं। सबसे पहले तो आरआई को डाइंग कैडर प्रस्तावित कर दिया, ताकि उनके पद और जिम्मेदारी पटवारी को प्रशिक्षण देकर, ट्रेनिंग देकर सौंपी जा सके। इसमें 19,163 पद थे जब ये रिपोर्ट तैयार हुई है। उस हिसाब से 4,800 पदों की संरचना की जाएगी, जिससे कि शहरी आबादी यूनिट पर एक और प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक पटवारी नियुक्त किया जा सके। समयमान, प्रत्येक पटवारी को अपने सेवा काल में लगभग 3 बार समयमान वेतनमान मिले ही मिले। इसका फोकस किया गया ताकि बिना पदोन्नति के भी वेतन वृद्धि और कैरियर प्रगति सुनिश्चित की जा सके। प्रमोशन, प्रमोशन इसमें लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि कोई प्रमोशन इसमें आरआई पद नहीं रहेगा, तो कोई प्रमोशन के अदर उस पर वो करने के, क्या जंप करने के चांसेस नहीं रहेंगे। केवल स्किल अपग्रेडेशन और हायर टाइम स्किल यानी उच्च समयमान मिलता रहेगा। योग्यता जो है इसमें, जो अभी लास्ट प्रस्ताव आया था जब, तब जो योग्यता नियुक्तियां हो गई थी, उसके बाद अभी भी सेम वही चल रहा है। लेकिन यदि ये प्रस्ताव स्वीकृत हो जाएगा तो अगले जो एग्जाम होंगे उसमें इनकी जो योग्यता रहेगी वो रहेगी सर्वे, जीआईएस और आईटी का ज्ञान अनिवार्य हो जाएगा, नॉलेज अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि जो आधुनिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और जो डिजिटलाइजेशन है उसमें हेल्प मिल सके। फिर प्रशिक्षण, हाँ, इसमें एक चीज और थी कि प्रशिक्षण के जो संस्थान है उनको 12 प्रशिक्षण संस्थान है उनको घटाकर 4 किया जाए। ट्रेनिंग में सर्वे और डिमार्केशन जोड़ा जाए, जीआईएस सिस्टम और मैपिंग की ट्रेनिंग जोड़ी जाए, आईटी और डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स की ट्रेनिंग दी जाए, जिसमें एलआरएमएस आपका जो लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी शामिल है। ई म्यूटेशन यानी जैसे साइबर तहसील वगैरह ये भी शामिल है ना। रेवेन्यू के लॉज और लीगल प्रोसीजर्स को जोड़ा जाए और सॉफ्ट स्किल्स जोड़ा जाए। ठीक है, यानी कि पटवारी सिर्फ लेखपाल नहीं रहेंगे, वो हो जाएंगे लैंड रिकॉर्ड मैनेजर्स। तो ये हो गई आपकी रिव्यू की बेसिक सी बातें। ठीक है, इससे भविष्य में जो भूमि अभिलेख है या भूमि अभिलेख का प्रबंधन है वो आसान होगा और सुगम हो जाएगा। तो ये थी कैडर रिव्यू की बातें। मुझे लगता है आपके जो छोटे मोटे डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब समस्या ये है क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। तो देखिए, एक प्रोसीजर है, वो ज्यादा अच्छे से बड़े लोग जानते, सीनियर्स जानते हैं, मुझे तो नहीं पता है। मगर इसमें अभी वर्तमान में जो भी चल रहा है ना, जो भी ग्रेड पे हमारा चल रहा है, उसको चेंज करने के लिए बिल जाएगा। वो कहाँ से जाएगा? गवर्नमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो गवर्नमेंट जब उसको अप्रूव करेगी कैबिनेट में, तब ये कैडर रिव्यू लागू होगा।
जो कि प्रोसीजर में है, जिसकी प्रॉपर उसमें ही काम चल रहा है। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है इससे किसको क्या फायदा है। तो इससे जो जिस ईयर की सर्विस जिसकी चल रही होगी उसका पे स्केल ऑटोमेटिकली रिवाइज होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट क्या किस डेट से लागू करती है ये देखने वाली बात होगी, है ना। मान लीजिए जैसे अब हमारी सर्विस 8th ईयर की चल रही है, तो जब गवर्नमेंट लागू करेगी तो ऑटोमेटिकली हमको 6+2 का फायदा मिलना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट कब क्या लागू करेगी ये उस पर डिपेंड करता है ना। मान लीजिए यदि वो एक बैक डेट से लागू करेंगे तब तो ये काउंट होगी, यदि बैक डेट से नहीं लागू करते हैं तो उसमें फिर वो नॉर्म्स लगाएंगे, तो हमको उस हिसाब से इसका फायदा मिलना चाहिए। तो यही है कैडर रिव्यू। कैडर रिव्यू का सीधा सीधा सा फंडा आप ये समझ लीजिए, यदि आपको समझ में आया हो तो, कि जो वेतन मिल रही है, जो वेतनमान मिल रहा है, उस वेतनमान को रिवाइज करना, उस समयमान को रिवाइज करना, जिससे कि पदोन्नति यदि नहीं भी मिलती है, पदोन्नति मतलब अब तो नहीं ही मिलेगी, तो उसमें क्रमोन्नति समय से मिलती रहे। और जो टाइम ड्यूरेशन था 10 30 साल का, उसको 24 साल में कन्वर्ट किया, प्लस 6 8 और 10 में कन्वर्ट किया, ताकि जो अगले पद का है और जो बीच में विसंगतियां हैं, है ना, 2100 2400 2800 3200, तो जो व्यक्ति 3200 तक पहुंच पा रहे थे पटवारी, अब वो आसानी से 4200 तक पहुंच पाएंगे। प्लस जो अब आपका पे स्केल नहीं है बीच में 2400 और 3200, जो किसी क्रम का ही नहीं है अगले, वो भी हटा दिया जाएगा। इससे पटवारियों को डायरेक्ट बेनिफिट होगा, उनकी सैलरीज पे डायरेक्ट बेनिफिट होगा, उनके ग्रेड जो आपका पे बैंड है उस पे, है ना। और रिस्पेक्ट भी वो गेन करेंगे, क्योंकि अब वो ये नहीं रह जाएगा कि पटवारी के पटवारी ही रह जाएगा, तो प्रमोशन के चांस नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी पटवारी से सीनियर सेक्टर और सीनियर सेक्टर पटवारी के पद पर वो जा सकेंगे। तो ये बहुत सिंपल सी बेसिक सी चीजें हैं। मुझे लगता है कैडर रिव्यू काफी हद तक मैंने कोशिश की, जितना मुझे समझ में आया, जितना मैंने पढ़ा, उसको जितना देखा, तो मुझे ये बेसिक सी बातें इसमें समझ में आई। इसका पे बैंड भी मैंने आपको लगभग बताया, है ना। इसके अलावा यदि किसी को कोई और डाउट हो, कुछ और चीज आपको जाननी हो, या मैंने कहीं कुछ गलती की हो, इसको सुधार कर आपको बताना हो दोबारा, तो मुझे बताइएगा, मैं उसको सुधार कर आपको दोबारा पेश करूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले किसी और वीडियो में, जिसमें हम आपकी कोई और सुविधा, कोई और टॉपिक पे हेल्प कर पाए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।